लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे और कार्बोहाइड्रेट्स में जो फर्स्ट इनकी टाइप थी मोनोसेक्राइड्स, उनको इन डिटेल हम स्टडी करना स्टार्ट किया था। डेट व्हाट आर दी मोनोसेक्राइड्स, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक एपीमर्स क्या हैं, स्टीरियोआइसोमर्स क्या हैं, और किस तरह से जो एक मोनोसेक्राइड है या सिंपल शुगर है उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 to 4 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स के बारे में कहा था कि उनके अपने लीनियर और साइक्लिक दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज एंड मैनोज। अगर इनके लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको आगे डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन एडिशन टू थ्योरी आपको उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अच्छी तरह से जो है वो आ जाएंगे, किस तरह से उन्हें ड्रॉ करना है, कहाँ पे किन दो ग्रुप्स के दरमियान जो है वो रिएक्शन होगा, और किस तरह से मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो अल्टीमेटली डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट डायसेक्राइड्स, और डायसेक्राइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स। जस्ट लाइक द अमाइनो एसिड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड्स आर द पॉलीमेरिक फॉर्म्स, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिनकी पॉलीमराइजेशन के बाद हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। सिमिलरली मोनोसेक्राइड्स आर मोनोमेरिक फॉर्म और द बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको जो है वो लेके आगे फिर जो है वो पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो सिंथेसाइज होंगे। यानी आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन पॉलीसेक्राइड्स के, दीज आर दी मोनोसेक्राइड्स। और यहाँ पे हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि हाउ द टू मोनोसेक्राइड्स आर गोइंग टू मेक अ बॉन्ड, और जिसके थ्रू ये आपस में लिंक होंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपल एक माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। माल्टोज इज अ डायसेक्राइड जिसमें आपके पास 2 ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान जो है वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरह से आप एक लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन जो है ये डाउनवर्ड है। सो ऐसा एनोमर जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप डाउनवर्ड हो, हमने उसे अल्फा एनोमर कहा था। सो दीज आर दी 2 अल्फा डी ग्लूकोज, और इन 2 अल्फा ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन को हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द मोनोसेक्राइड जिसका एनोमेरिक कार्बन एटम ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व होगा, एंड दिस इज द सेकंड कार्बन, सेकंड ग्लूकोज, सेकंड मोनोसेक्राइड जिसका कार्बन नंबर 4 जो है इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यानी माल्टोज एक ऐसा डायसेक्राइड है जिसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज जो है उनमें से एक अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन और सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, दे विल अंडरगो अ कंडेंसेशन रिएक्शन, और इस कंडेंसेशन के रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और अल्टीमेटली आपके पास जो दोनों ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये दो ग्रुप्स हैं, कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस मोनोसेक्राइड एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ दिस मोनोसेक्राइड, दे आर लिंक्ड टुगेदर वाया ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। सो ग्लाइकोसिटिक लिंकेजेस को आप जो है वो अल्फा 1 4 बीटा 1 4 इस तरह से नेम करते हैं। सो हमेशा आप उस शुगर की कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करोगे, यानी ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को आप अल्फा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तब कहोगे जब आपके पास वो मोनोसेक्राइड जिसकी एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, दिस एनोमर इज अल्फा एनोमर। तो यहाँ पे चूंकि आपने ऑब्जर्व किया था कि ये ग्लूकोज जिसकी एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व है, दिस इज द अल्फा एनोमर। सो इस केस में आपका जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अल्फा होगी। ठीक है। सो माल्टोज के केस में आपके पास जब भी आपने किसी डायसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है या उसे वैसे आपने लर्न करने की कोशिश करनी है, तो आपने 2 से 3 चीजों को माइंड में रखना है। सबसे पहले कि आपके मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं, मोनोसेक्राइड्स एज वेल एज देयर कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। सो मोनोसेक्राइड्स के नेम्स, मोनोसेक्राइड्स की कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड थिंग जो आपके माइंड में होनी चाहिए, कौन से कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस शुगर, कार्बन नंबर 4 ऑफ दिस शुगर। सो इन 3 to 4 पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप सिंपली जो डायसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। तो इस केस में जो माल्टोज है इसमें प्रेजेंट मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद लिंक करेंगे,
और कितने यहाँ पे जो है वो एंड्स जो है वो रिड्यूसिंग होंगे और नॉन रिड्यूसिंग। इस पॉइंट पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वाले पॉइंट पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। इससे पहले हम बाकी डायसैकेराइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज द माल्टोज, इसमें दो ग्लूकोज रेजिड्यूज प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी इसी चीज को आपको दिखाया गया है कि आपके पास जो दो ग्लूकोज यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे एक ग्लूकोज अल्फा डी कॉन्फ़िगरेशन में एंड द सेकंड ग्लूकोज इन इट्स बीटा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी आपके पास जो फर्स्ट शुगर है, फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, उसकी जो एनोमेरिक कार्बन है, दिस वन द अल्फा कार्बन एटम ये, और दिस शुगर की जो फोर्थ कार्बन एटम है, इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन है। सो अगेन यू कैन से कि आपके पास जो माल्टोज है उसमें एक ग्लूकोज हमेशा अपनी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में होगा। वो ग्लूकोज जिसकी एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, दिस ग्लूकोज विल ऑलवेज बी इन इट्स अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। जबकि जो सेकंड ग्लूकोज है ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकता है और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा जो ग्लूकोज एनोमेरिक कार्बन जो अपना कंट्रीब्यूट करी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, दिस विल बी इन इट्स अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। सो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेम किस चीज को डिजिग्नेट कर रहा है। अल्फा डिजिग्नेट कर रहा है इस शुगर की कॉन्फ़िगरेशन को, वन डिजिग्नेट कर रहा है इसका कौन सा कार्बन एटम यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड पे जो प्रेजेंट है। एंड सिंपली एक एरो के बाद आप जो है वो राइट साइड पे जो मोनोसेक्राइड है उसकी तरफ से जो कार्बन एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, आप उसका नंबर यहाँ पे लिख देते हो। सो हमेशा अगर आपने किसी भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को नेम करना है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की नोमेनक्लेचर के ये दो रूल्स हैं। एक तो आप सिंपली जो है वो इस तरह से भी नेम कर सकते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स किस्म का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल 1,4 ग्लूकोपायरानोज। यहाँ पे आपने नॉमेनक्लेचर में हमेशा लेफ्ट मोनोसेक्राइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन कि वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है या बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद उस शुगर का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज की बजाय अगर ग्लैक्टोज होता तो आप स्पेसिफाई करते हैं अल्फा डी ग्लैक्टोपायरानोसाइल। यानी हमेशा आपने शुगर जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करना है, उसकी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बतानी है कि वो डी फॉर्म में है या एल फॉर्म में है, यहाँ पे जो शुगर है उसका नेम और जिस रिंग के साथ वो एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि हमेशा जो 6 मेंबर रिंग होती है उसको हम पायरानोज रिंग कहते हैं, और ग्लूकोज पायरानोज रिंग फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि इस रिंग को आप पायरानोज कहोगे। सो लेफ्ट साइड पे जो मोनोसेक्राइडर्स में इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आप इसे नेम करेंगे कि दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल, और इसका फर्स्ट कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है एरो, सेकंड जो मोनोसेक्राइड है उसका फोर्थ कार्बन एटम इन्वॉल्व है, एंड देन द नेम ऑफ सेकंड मोनोसेक्राइड। ये ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मेनोज है। इन दिस केस सेकंड मोनोसेक्राइड भी ग्लूकोज है, तो यू विल एंड अप विद द ग्लूकोपायरानोज। यानी सेकंड मोनोसेक्राइड का नेम और उसकी जो रिंग है आप उसको सिंपली जो है वो लिख दो आगे। तो आपके पास दोनों जो मोनोसेक्राइड्स हैं जो इस डायसेक्राइड के अंदर प्रेजेंट है, आप उन दोनों मोनोसेक्राइड के जो है वो वन बाय वन उनके नेम्स, उनके कार्बन एटम्स को स्पेसिफाई करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को नेम कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक सिंपलेस्ट तरीका भी है कि आप सिंपली इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शन है कि आप अल्फा या बीटा कॉन्फ़िगरेशन को लिखो या ना लिखो। सिंपली ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 3 लेटर कोड है दिस इज GLC। यानी अगर आपने ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड को स्पेसिफाई करना है तो यू विल स्पेसिफाई द ग्लूकोज 1,4 ग्लूकोज। यानी आपके माल्टोज के केस में दो ग्लूकोज रेसिड्यूज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक है। तो इस तरह से भी आप जो है वो इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। सो कोशिश यही कीजिएगा कि हमेशा आप जो है वो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखें कि कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन में, किन किन पोजीशन पे उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए जो है वो इन पॉइंट्स को मेमोराइज करना कंपैरेटिवली इजी होगा। माल्टोज के बाद जो सेकंड डायसेक्राइड है इट इज लैक्टोज। लैक्टोज में भी आपके दो मोनोसेक्राइड्स, इनके दरमियान एक खास पोजीशन के ऊपर जो है वो बॉन्ड आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैक्टोज में कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। लैक्टोज इज अ डायसेक्राइड जिसमें एक तरफ आपके पास बीटा डी ग्लैक्टोज है और दूसरी तरफ यू हैव बीटा डी ग्लूकोज। यानी इट इज अ डायसेक्राइड ऑफ अ ग्लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोज एंड अ ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। तो इस केस में आपने ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो चूंकि हमने ये चीज मोनोसेक्राइड्स में डिस्कस की थी कि ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर एपिमर एट कार्बन नंबर 4,
सो इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें भी सिर्फ कार्बन नंबर 4 के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर इनका सेम होगा। अगर आप यहाँ पे बीटा डी ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो यू विल सी कि सिर्फ कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अपर जो कार्बन आइटम है जो कि रिंग से बाहर है, दिस इज 6 कार्बन। सो दिस इज द 4 कार्बन जहाँ पे ग्रुप्स की पोजीशन ग्लूकोज में डिफरेंट है और ग्लैक्टोज में डिफरेंट है, बिकॉज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं एट कार्बन नंबर 4। सो बीटा कॉन्फ़िगरेशन डिजिग्नेट करिए कि दोनों शुगर्स के अंदर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो एनोमेरिक कार्बन के साथ अटैच है वो अपवर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है। तो इस केस में जब कंडेंसेशन होगी तो हमेशा ग्लैक्टोज का एनोमेरिक कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। यानी अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दें कि आप ग्लूकोज को लेफ्ट साइड पे लिख के ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन और ग्लैक्टोज की कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन करो तो ये गलत होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हमेशा आपने मोनोसेक्राइड्स की आइडेंटिटी को माइंड में रखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन सा मोनोसेक्राइड अपना कौन सा ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इन दिस केस आपका जो एनोमेरिक कार्बन है वो ग्लैक्टोज का एनोमेरिक कार्बन, जबकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, दे विल अंडरगो अ कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस केस में यू कैन सी कि आपके जो दोनों हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं इनकी जो पोजीशन है वो ऑपोजिट है। ग्लूकोज में हाइड्रोक्साइल ग्रुप डाउनवर्ड है और ग्लैक्टोज में अपवर्ड है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये ऑक्सीजन की मदद से या ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड है। सो लैक्टोज में प्रेजेंट जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको माइंड में रखते हुए यू कैन सी कि इस केस में आपके पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो एनोमेरिक शुगर है जो ग्लैक्टोज है जिसकी एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, दिस इज इन इट्स बीटा कॉन्फ़िगरेशन। सो आपका बॉन्ड होगा बीटा 1 and 4 glycosidic bond. So first carbon is from galactose and the fourth carbon is from glucose. They will undergo condensation and they will produce a disaccharide lactose, which is abundantly present in milk. तो ये एक मिल्क शुगर है जो कि प्रेजेंट है मिल्क के अंदर अबंडेंटली। सो थर्ड जो आपके पास मोनोसेक्राइड है दिस इज सुक्रोज। जस्ट लाइक द माल्टोज एंड लैक्टोज, सुक्रोज के अंदर भी दो डायसेक्राइड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से डायसेक्राइड्स हैं और इनमें किस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसको देख लेते हैं। सुक्रोज इज एक्चुअली अ डायसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्लूकोज अपनी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। सिमिलरली यू हैव फ्रुक्टोज जिसकी आपके पास जो रिंग है वो ग्लूकोज की रिंग से डिफरेंट है, बिकॉज इस केस में जो फ्रुक्टोज है जो कीटो शुगर है नॉर्मली वो फ्यूरानोज रिंग फॉर्मेशन करती हैं। फ्यूरानोज ऐसी रिंग को कहते हैं जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। लाइक यू कैन सी हेयर के रिंग के अंदर यू हैव 1 ऑक्सीजन, सेकंड पे आपके पास कार्बन है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप। तो रिंग में जो 5 ग्रुप्स हैं उसमें एक ऑक्सीजन है और बाकी 4 पोजीशंस पे एक एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन, सिमिलरली द एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज, यहाँ पे चूंकि फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। सो इन दिस केस आपके पास जो फ्रुक्टोज है उसकी भी एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी। सो सुक्रोज एक ऐसा डायसेक्राइड है जिसमें दोनों जो मोनोमर्स हैं उनकी एनोमेरिक कार्बन जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू एक डायसेक्राइड प्रोड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड द सेकंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज दे विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन और आपके पास यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा दिस विल बी अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्ड। यानी आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे जो बॉन्ड है इसमें जो ग्लूकोज की एनोमेरिक कार्बन है उसकी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करना है और फ्रुक्टोज की एनोमेरिक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को भी स्पेसिफाई करना है, बिकॉज हमने पहले ही इस चीज को क्लियर किया है कि जो शुगर अपना एनोमेरिक कार्बन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है हमेशा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई किया जाता है whenever we are going to name a glycosidic bond. सो ये 3 डायसेक्राइड्स मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब समटाइम्स हम इन डायसेक्राइड्स को रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग डायसेक्राइड्स भी कहते हैं। लाइक मोनोसेक्राइड्स अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पे मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इनमें हमेशा जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये एक्सपोज्ड होता है, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट
डायसैकेराइड्स के केस में ऐसा नहीं है। देयर आर सम डायसैकेराइड्स जो कि रिड्यूसिंग है एंड देयर आर सम डायसैकेराइड्स जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो माल्टोज है, माल्टोज को कहा जाता है कि इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। लाइक हियर यू कैन सी कि माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज में जो दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स थी, उसमें से एक मोनोसेक्राइड की एनोमेरिक कार्बन तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हो गई, बट सेकंड जो मोनोसेक्राइड था, सेकंड जो ग्लूकोज था, उसकी एनोमेरिक कार्बन अभी भी फ्री है। इट मींस कि ये जिस तरह से मोनोसेक्राइड जो है वो वहां पे ऑक्सीडाइज हो सकती थी, उसी तरह से यहाँ पे ये वाला ग्रुप या ये वाली कार्बन एटम भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो वी कैन से कि ये वाला जो आपका एंड है, दिस इज द रिड्यूसिंग एंड, जो कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, किसी दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करते हुए इट सेल्फ जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है। सो माल्टोज, यू कैन से कि माल्टोज एक ऐसा डायसेक्राइड है जो कि रिड्यूसिंग डायसेक्राइड है, बिकॉज इसमें जो दो मोनोसेक्राइड हैं उसमें से एक मोनोसेक्राइड के पास स्टिल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, बिकॉज उसकी एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री है, वो किसी भी ग्रुप के साथ अटैच नहीं है। सिमिलरली लैक्टोज के केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो लैक्टोज में भी यही केस है कि आपके पास लैक्टोज की एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बट द एनोमेरिक कार्बन आपका ग्लूकोज इज फ्री टू शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। सो अगेन लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग डायसेक्राइड है, बट सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग डायसेक्राइड की कैटेगरी में फॉलो करेगी, बिकॉज इस केस में आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों की एनोमेरिक कार्बन जो है, दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। सो इट मींस कि इस केस में किसी भी मोनोसेक्राइड के पास रिड्यूसिंग पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज दोनों मोनोसेक्राइड ने अपने अपने रिस्पेक्टिव जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स थे उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंज्यूम कर लिया। सो अल्टीमेटली जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो। जो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, सो अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉलीसेक्राइड के। पॉलीसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स में कहाँ पे पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है और किस तरह से हम इनको फर्दर जो है वो सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स के केस में आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स आएंगी। लाइक सिंपली आप कह सकते हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, अगर दो मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक अप हुए तो इट मींस डायसेक्राइड बन गया। थ्री मोनोसेक्राइड्स हैं, ट्राइसेक्राइड्स, फोर, इस तरह से जैसे जैसे काउंट इंक्रीज होता जाएगा तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें आपके पास मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब पॉलीसेक्राइड्स को हम टू डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, लाइक होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। ऑब्वियसली इनकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हम इन दो क्लासेस को देखते हैं कि होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में क्या डिफरेंस है। होमोपॉलीसेक्राइड्स, जैसे कि आप लोगों को नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनमें प्रेजेंट मोनोसेक्राइड्स आइडेंटिकल है। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज है तो थ्रू आउट द चेन आपके पास ग्लूकोज ही प्रेजेंट होगा, तो यू विल से दिस इज अ होमोपॉलीसेक्राइड। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे मेनोज प्रेजेंट है तो पूरी चेन में यू विल कंसीडर कि सिर्फ मेनोज ही प्रेजेंट है, इट विल बी अ होमोपॉलीसेक्राइड। यानी ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें आपके पास जो मोनोसेक्राइड है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू चेन को इलोंगेट कर रहा है। सो इन टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स को हम कहेंगे कि दीज आर होमोपॉलीसेक्राइड्स। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के केस में यू कैन सी कि आपके जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनके अंदर मोनोसेक्राइड्स डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे कलर के थ्रू आपको डिफरेंशिएट किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मोनोसेक्राइड है, देन सेकंड मोनोसेक्राइड, फिर आपके पास जो है वो थर्ड पॉइंट पे आके फर्स्ट वाला मोनोसेक्राइड रिपीट हो रहा है। यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट मोनोसेक्राइड अल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होमोपॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। होमोपॉलीसेक्राइड्स में कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स आते हैं, इनमें कौन कौन से मोनोमर्स हैं, किस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये लिंक्ड है और इनकी स्पेशलिटीज क्या है। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को माइंड में क्लियर कीजिएगा कि होमोपॉलीसेक्राइड्स को आपने सिंपली सिर्फ इनके अंदर जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसको देखते हुए आपने होमोपॉलीसेक्राइड्स की जो कैटेगरी है उसमें इसको रख देना है।
कोई भी ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसमें एक ही तरह का मोनोसेक्राइड बार बार रिपीट हो रहा है, मोनोसेक्राइड पोलीमराइज हो रहा है, उसको आप कहेंगे कि दिस इज होमोपोलीसेक्राइड. बट we can further classify the homopolysaccharide into two different categories: storage and structural homopolysaccharide. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर आप ग्लाइकोजन और स्टार्च फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि सिर्फ ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं. तो इनका जो सोल पर्पस है वो एनर्जी को स्टोर करना है, ताकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्वेशन जब ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में कम हो रही है तो इनकी जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज रिलीज और वो ग्लूकोज बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करे. सो कुछ पॉलीसेक्राइड्स, कुछ होमोपॉलीसेक्राइड्स, दे आर ओनली फॉर दी स्टोरेज पर्पसेस, वो सिर्फ फ्यूल को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. बट सम होमोपॉलीसेक्राइड्स दे हैव स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस, लाइक सेलुलोज और काइटिन के केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी एक ही तरह का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है, ये भी होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं, लेकिन ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, बल्कि ये प्लांट या एनिमल सेल की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेलुलोज जो है ये प्लांट सेल की सेल वॉल, और सिमिलरली काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल फॉर्मेशन में जो है वो यूज हो रहा है. स्टिल दोनों होमोपोलीसेक्राइड्स हैं, लेकिन इनकी जो फर्दर जो आप कह लें जो फंक्शंस हैं, इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. सो इफ वी स्टार्ट विद द स्टोरेज होमोपोलीसेक्राइड, अब हम होमोपोलीसेक्राइड्स को डिस्कस करें, लेकिन पहले स्टोरेज होमोपोलीसेक्राइड्स एंड देन स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्च, के प्लांट्स के अंदर जो होमोपोलीसेक्राइड, जो स्टोरेज होमोपोलीसेक्राइड सिग्निफिकेंटली या अबंडेंटली प्रेजेंट है, दिस इज स्टार्च. और स्टार्च बेसिकली इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. पहले मैं स्टार्च फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस फाइल, लाइक यू कैन सी हेयर कि आपके पास अभी हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जो दो अल्फा डी ग्लूकोज है उनके दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये एक डायसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस डायसेक्राइड इज माल्टोज. लेकिन अब हम डायसेक्राइड की नहीं बल्कि एक पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करने लगे हैं, एंड दिस पॉलीसेक्राइड इज स्टार्च, जिसमें दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है. यानी सबसे पहली चीज जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कही है कि डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करने से पहले, इनको एक्सप्लेन करने से पहले आपने इनके अंदर प्रेजेंट मोनोसेक्राइड्स को देखना है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है, किस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है, किन किन पोजीशंस के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. सो स्टार्च को डिस्कस करने से पहले मैं इस चीज को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. स्टार्च के केस में अगर आप मोनोसेक्राइड्स को इनकी आइडेंटिटी की तरफ मूव करो तो यू विल ऑब्जर्व कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें प्रेजेंट ग्लूकोज हमेशा अपनी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होगी. सो दिस इज वन अल्फा डी ग्लूकोज, सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के दरमियान कंडेंसेशन हुई और कंडेंसेशन के दरमियान एक डायसेक्राइड बन गया. बट अगर इस डायसेक्राइड में मजीद एक अल्फा डी ग्लूकोज आके इनकारपोरेट हो जाए, यानी इस केस में आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कार्बन एटम है, जो कि स्टिल जिसके पास एनोमेरिक कार्बन एटम इसकी फ्री है, इट मींस कि इसका फर्स्ट कार्बन ये वाला एंड द सेकंड इनकमिंग अल्फा डी ग्लूकोज इसका फोर्थ कार्बन, दे कैन अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन, और इन दोनों के दरमियान भी इन पोजीशंस के ऊपर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन सकता है, एंड वी विल गेट अ ट्राइसेक्राइड, जिसमें तीन ग्लूकोज रेसिड्यूज जो हैं ये लिंक है, और तीनों ग्लूकोज जो हैं अल्फा डी ग्लूकोज है. यानी इसी तरह से अगर ये चेन इलोंगेट होती जाए, यानी अब दोबारा से इस थर्ड ग्लूकोज की ये फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक इनकमिंग अल्फा डी ग्लूकोज अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इट मींस कि आपकी चेन इलोंगेट होती जाएगी. सो स्टार्च के केस में भी इसी तरह से होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक है. अब मैं इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हर शुगर की जो एनोमेरिक कार्बन है वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है, और दिस अल्फा 1 कार्बन इज लिंक्ड विद द फोर्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट sugar molecule. Similarly, the first alpha carbon of this glucose is linked with the 4 carbon of the next glucose. So हमेशा इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास बॉन्ड है उसकी भी अगर आप जो है वो देखें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो यू विल सी कि ये बॉन्ड भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. तो स्टार्च के केस में multiple alpha D glucose are linked via alpha 1,4 glycosidic bond and they will form a linear chain. लीनियर जो है इस तरह से ये पोलीमराइज होती जाएगी, यानी आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज का काउंट जो है वो 20, 30, 50 इवन 100 तक भी जा सकता है.
यानी आपके पास 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसी तरह से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होंगे और ये एक लीनियर चेन बनाएंगे और इस चेन को हम कहते हैं दिस इज अमाइलोज। क्लियर? इस चेन के भी दो एंड्स होंगे, जैसे हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड जब भी किसी शुगर की बात करेंगे जैसे डायसेक्राइड के केस में आइडेंटिफाई किए थे, तो अमाइलोज के केस में भी यू कैन सी कि इस केस में आपके पास ये वाला जो एंड है इस पूरी की पूरी पॉलीसेक्राइड चेन का, इस एंड के ऊपर किसी किस्म की भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, सो दिस विल बी नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये इस पॉलीसेक्राइड का या इस पॉलीमर का वो एंड है जो कि किसी किस्म की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकता। बट द सेकेंड एंड ऑफ द पॉलीसेक्राइड it has a one anomeric carbon free, it means कि ये reducing end है, ये reducing properties को show कर सकता है। So just like the N and the C terminus of the polypeptide chain, जहाँ पे हमने कहा था कि एक तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप फ्री है, दूसरी तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप फ्री है, इसी तरह से आपकी जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड के केस में भी आपके पास जो है वो आप इस चेन को नेम कर सकते हो और इसमें जो आप नेमिंग करोगे वो आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड की बेस पे करोगे कि दिस एंड ऑफ द शुगर इज द रिड्यूसिंग एंड and this end of the sugar is non-reducing end because of the availability of anomeric carbon at the respective end. So ये जो आपके पास लीनियर चेन है इस चेन को हम कहते हैं अमाइलोज। बट समटाइम्स स्टार्च में लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांच पॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक अमाइलोज चेन दूसरी अमाइलोज चेन के सामने पैरेलल अगर प्रेजेंट होगी तो यू कैन सी हेयर कि आपके पास इस अमाइलोज चेन का ये पूरी की पूरी एक चेन है अमाइलोज एंड दिस इज द सेकंड अमाइलोज चेन एंड दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर। तो समटाइम्स आपकी इनकी जब आपस में जो है वो आप कह लें अरेंजमेंट होती है, बिकॉज वी ऑल नो के स्टार्ट में जो है इसी तरह से बाकी जो सेलुलोज है और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो लीनियर चेन्स बनती हैं ये बाद में फाइब्रिल्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं और फिर इनका जो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो लीनियर अमाइलोज चेन जब पैरेलल एक दूसरे के होंगे, एक दूसरे को फेस करेंगी एंड टू एंड, तो इनके दरमियान समटाइम्स ब्रांच पॉइंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट कार्बन ऑफ वन अमाइलोज चेन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड द सिक्स्थ कार्बन ऑफ द सेकंड अमाइलोज चेन। यानी ये जो एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे फ्री है इस अमाइलोज का, this can undergo the condensation reaction with the sixth carbon of this glucose और this glucose depending upon कि कौन सा ग्लूकोज उसके सामने है उसे फेस कर रहा है। तो इस केस में आपके पास जब कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट अमाइलोज एंड द कार्बन नंबर 6 ऑफ द सेकंड अमाइलोज इनकी कंडेंसेशन होगी तो आपके पास एक अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट बन जाएगा। इसे ब्रांच पॉइंट इसलिए कहते हैं बिकॉज आपकी जो लीनियर चेन्स पहले इंडिविजुअली इस तरह से प्रेजेंट थी, ये लीनियर चेन्स यहाँ पे अब एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है, इनके दरमियान ब्रांचिंग हो गई है। तो ये जो ब्रांच पॉइंट है ये इस अल्फा 1,6 बॉन्ड की वजह से। सो हेयर टू अमाइलोज चेन कैन अंडरगो द ब्रांचिंग और इनके दरमियान जो ब्रांचिंग है उसने इस प्रीवियसली ये जो रिड्यूसिंग एंड था इस रिड्यूसिंग एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड में कन्वर्ट कर दिया। यानी इस केस में आपकी जो अमाइलोज में पहले हमने दो एंड्स क्लासिफाई किए थे ना कि ये एंड पहले रिड्यूसिंग एंड था बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच पॉइंट्स ये रिड्यूसिंग एंड भी नॉन रिड्यूसिंग एंड के अंदर कन्वर्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे भी अब एनोमेरिक कार्बन जो है वो फ्री नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम स्टार्च को जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एंड यू कैन सी कि अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप अच्छे से उसका साइक्लिक और लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो उसको आप उसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपने शुगर जब भी डायसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स को स्टडी करना है तो हमेशा शुगर का नेम, कॉन्फ़िगरेशन, किन किन पोजीशंस पे बॉन्ड बन रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाओ तो आपके लिए डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर्स कंपैरेटिवली इजी होंगे। तो इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा और यहाँ तक हमने स्टार्च को जो है वो डिस्कस किया है। स्टार्च और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक अगर आप स्टार्च के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो या ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो सिर्फ ब्रांचिंग का डिफरेंस है। लाइक स्टार्च में अगर आप कहते हो कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च के केस में एक शुगर का फर्स्ट कार्बन एटम दूसरी शुगर के फोर्थ कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, ग्लाइकोजन के केस में भी ऐसा है। यानी इसी स्ट्रक्चर को मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में जो ब्रांचिंग है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, स्टार्च के मुकाबले में ज्यादा है। सो स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मोनोमर्स हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ब्रांच पॉइंट की वजह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं।
बच्चों ये आप लोगों के जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये दो स्टोरेज होमोपोलीसेकेराइड हैं, बिकॉज ये दोनों एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स को फॉर द पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन स्टोर करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो तब इनकी हाइड्रोलिसिस से जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ मूव करता है। यहाँ तक ग्लाइकोजन और स्टार्च को डिस्कस करने के बाद आप नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं टुवर्ड स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड। यहाँ पे एक और होमोपोलीसेकेराइड को भी डिस्कस किया गया है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। यहाँ बैक्टीरियल सेल्स की जो एनर्जी कंजर्वेशन है या वहाँ पे जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए पोलीसेकेराइड जो बैक्टीरिया स्टोर करते हैं, दिस इज डेक्स्ट्रैन। इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं, सिंपली ये पता होना चाहिए कि इस केस में जो ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं उनके दरमियान जो लीनियर चेन्स हैं, लाइक ग्लाइकोजन और स्टार्च में जो लीनियर चेन्स थी उनके दरमियान जो बॉन्ड था वो अल्फा 1,4 बॉन्ड था। लेकिन इस केस में जो ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं ऑल्दो वो अपनी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन लीनियर चेन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी अल्फा 1,6, और जो ब्रांच पॉइंट पे बॉन्ड बनेगा दिस विल बी अल्फा 1,3, 4 एंड 2। यहाँ से हम इस पॉइंट को भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 या 1,6 पोजीशन पे ही नहीं बनता, बल्कि बाकी पोजीशंस भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये स्पीशी टू स्पीशी, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है कि वो किस किस्म के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को यूज करते हैं, किस किस्म के एंजाइम्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी है जिनको वो यूटिलाइज करके बाद में इन बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज भी कर सकेंगे। ये तीन आपके पास जो है वो स्टोरेज होमोपोलीसेकेराइड्स थे। नेक्स्ट आर दी स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड्स। पहले मुझे ये बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो आप पूछ लें, ताकि फिर हम स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड्स की तरफ मूव करें। नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेलुलोज के स्ट्रक्चर को। सेलुलोज और स्टार्च के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है और वो है ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन। लाइक ग्लूकोज जो आपके पास स्टार्च के अंदर प्रेजेंट था वो अपनी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में था, वहां पे भी जो बॉन्ड था वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम के दरमियान था, यहाँ पे भी फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम के दरमियान है, लेकिन जो सिंपल आपके पास जो है वो डिफरेंस है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन का है। स्टार्च के केस में भी ग्लूकोज प्रेजेंट था, यहाँ पे भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन स्टार्च में ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज था और यहाँ पे जो ग्लूकोज है इट इज बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें कि सेलुलोज जो है वो किस किस्म का स्ट्रक्चर बनाती है, तो जस्ट लाइक द स्टार्च जिसको अभी हमने देखा है कि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज जो है वो उनकी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है। जस्ट लाइक द स्टार्च, सेलुलोज के केस में आपके पास जो ग्लूकोज है, जस्ट आप यहाँ पे पहले इस चीज को ऑब्जर्व करें कि ग्लूकोज हमें यहाँ पे अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, लाइक ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है फर्स्ट ग्लूकोज था, सिमिलरली सेकंड ग्लूकोज, एंड अगर आपके पास थर्ड ग्लूकोज यहाँ पे आएगा तो इट विल आल्सो बी इन इट्स अल्फा सॉरी बीटा कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में यू कैन सी कि आपके पास जो पहला ग्लूकोज है और जो दूसरा ग्लूकोज है दोनों ग्लूकोज अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है, एंड दीज टू ग्लूकोज रेसिड्यूज दे विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में ये जो ग्लूकोज रेसिड्यू है इसकी एनोमेरिक कार्बन एंड द सेकंड ग्लूकोज इसकी फोर्थ कार्बन, इनके जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दे विल अंडरगो कंडेंसेशन। हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन का एटम है ये ऑक्सीजन एटम इन दोनों कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर जाएगा। दैट्स वाई इस तरह के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो ऐसा लिंकर मॉलिक्यूल के तौर पे यूज होती है, इनको हम कहते हैं दीज आर ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, बिकॉज सम टाइम ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन एटम भी यूज होती है, उस केस में हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड है आपने जितने भी डायसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड में ऑब्जर्व किया वो अपनी ओ कॉन्फ़िगरेशन में, ये बॉन्ड्स हमेशा ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बिकॉज ऑक्सीजन का एटम जो है ये इन मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक कर रहा है। ग्लूकोज के केस में आपके पास दो ग्लूकोज रेसिड्यूज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होंगे। सिमिलरली जो थर्ड ग्लूकोज रेसिड्यू है अगर उसने यहाँ पे इनकारपोरेट होना है तो उसने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, तो दोबारा से ये वाला जो ग्लूकोज है इसकी एनोमेरिक कार्बन एंड इनकमिंग ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 दे विल अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन एंड दे विल प्रोड्यूस अ पॉलीमर, अ लॉन्ग पॉलीमर जिसमें मल्टीपल बीटा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज दे आर लिंक्ड वाया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसको सेलुलोज के अंदर इसको ब्रेक करने के जो एंजाइम्स है वो नॉर्मली एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते,
That's why we cannot hydrolyze the cellulose chain. So starch, glycogen, cellulose, the next type of homopolysaccharide जो कि अगेन एक स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड है, दिस इज काइटिन. काइटिन में आप जो है ग्लूकोज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे. काइटिन के अंदर जो मोनोसेक्राइड है वो सिंपल शुगर नहीं है बल्कि ये मॉडिफाइड शुगर है. जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि समटाइम्स जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स मॉडिफाई हो सकते हैं बिकॉज इन ग्रुप्स की जगह सर्टेन अदर ग्रुप्स आके अटैच हो सकते हैं. लाइक इस स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. सिंपल एक ग्लूकोज है जो कि अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, लेकिन अगर आपके पास इस ग्लूकोज की जो सेकंड कार्बन एटम है जहाँ पे ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाए, रिप्लेस हो जाए विद द अमाइनो ग्रुप, तो आपके पास ये जो ग्लूकोज है दिस विल बी द ग्लूकोज अमाइन. बीटा डी ग्लूकोज इस अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट के बाद कन्वर्ट हो जाएगी इनटू बीटा डी ग्लूकोज अमाइन. ठीक है. तो अगर आपसे कहा जाए कि एक फॉर एग्जांपल ए पॉलीसेकेराइड के अंदर बीटा डी ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीटा डी ग्लूकोज अमाइन क्या है और ये किस तरह से बनता है. सिमिलरली समटाइम्स ऐसा होता है कि अमाइनो ग्रुप के अंदर बिकॉज यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, समटाइम्स इस अमाइनो ग्रुप की फर्दर सब्सटीट्यूशन हो जाती है. यानी जो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं इनमें से एक हाइड्रोजन एटम रीप्लेस हो जाएगी विद सम अदर ग्रुप. लाइक यू कैन सी हेयर कि हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से रिलीज हो गई है और हाइड्रोजन एटम की जगह दिस ग्रुप एसिटेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया. so, अगर इस अमाइनो ग्रुप की फर्दर सब्सटीट्यूशन हो जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लाइक यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन है इसमें जो सेकंड ग्रुप आके अटैच हुआ है दिस ग्रुप इज एसिटाइल ग्रुप. तो हम कहेंगे दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. यानी जो ग्लूकोज अमाइन है, जो ग्लूकोज अमाइन यहाँ पे बना था उस ग्लूकोज अमाइन का जो नाइट्रोजन है वहां पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया. तो वी कैन से कि दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. ग्लूकोज अमाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के अंदर जो मेजर पॉइंट ऑफ वेरिएशन है वो ये ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है. सो सिंपली अगर आप लोगों को एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, बिकॉज मैं यहाँ पे इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि काइटन के अंदर जो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है जो बार बार वहां पे रिपीट होगा, this is not a glucose, this is not a galactose, this is not a glucosamine, this is n acetyl glucosamine. तो ये n acetyl glucosamine बना किस तरह से है ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है. तो अब अगर हम सिंपली काइटिन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो काइटिन जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि इट इज अ होमोपोलीसेक्राइड. सो होमोपोलीसेक्राइड को आपने जब क्लासीफाई करना है तो उस केस में आपने सिंपली ये देखना है कि इस पॉलीसेक्राइड के अंदर जो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है वो एक ही तरह की है. यानी एक ही मोनोसेक्राइड की रेपिटेशन की वजह से आपके पास जो है उसके बार बार जो है वो रिपीट होने की वजह से आपके पास एक जो है वो पॉलीमर सिंथेसाइज हो रहा है. तो इन केस आपकी वो मोनोसेक्राइड चाहे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, मॉडिफाइड फॉर्म में है या सब्सटीट्यूटेड फॉर्म में है, स्टिल चूंकि वहां पे उसी मोनोसेक्राइड की रेपिटेशन की वजह से पॉलीसेक्राइड बन रहा है, so it will be homopolysaccharide. Like chitin के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो you can see कि this is the one N-acetyl glucosamine, second N-acetyl glucosamine, similarly third, fourth, fifth जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स आगे जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे वो सारे के सारे N-acetyl glucosamine होंगे. यानी वी कैन से कि यहाँ पे प्रेजेंट जो मोनोसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड एक ही तरह का है. सो वी कैन से कि काइटिन इज आल्सो अ होमोपोलीसेक्राइड बिकॉज उसमें एक ही किस्म का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है. ऑल्दो वो मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर नहीं है, वो मॉडिफाइड शुगर है, बट स्टिल जो होमोपोलीसेक्राइड की डेफिनेशन है ये उस पर पूरा उतर है. तो यहाँ पे दिस इज द वन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जिसमें सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और उसके साथ एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है. दिस इज द सेकंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दोनों के अंदर आपके पास जो बॉन्ड है वो 1 और 4 पोजीशंस के दरमियान बन रहा है. यू कैन सी कि जो दोनों एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है वो अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज एनोमेरिक कार्बन में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो अपवर्ड प्रेजेंट है. So one beta N-acetyl glucosamine will be linked with the second beta D N-acetyl glucosamine via beta 1,4 glycosidic bond. Again यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड होगा this will be beta 1,4 glycosidic bond. क्लियर है बच्चों?
है। यस मैम। ओके, तो ये मैं एक दफ़ा आप लोगों के सामने स्लाइड्स जो हैं वो डायसेक्राइड से ऑनवर्ड दोबारा से डिस्प्ले कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अदरवाइज फिर हम जो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से होमोपोलीसेक्राइड्स हेट्रोपोलीसेक्राइड से डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायसेक्राइड्स को डिस्कस किया है जिसमें माल्टोस, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कॉन्फ़िगरेशन, नेम और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखना है, फिर आपने स्ट्रक्चर्स के साथ इनको प्रिपेयर करना है। सो माल्टोस, माल्टोज के बाद अगेन लैक्टोज, लैक्टोज की फॉर्मेशन सुक्रोज, फिर हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बात की थी कि किस बेस पे हम किसी डायसेक्राइड को रिड्यूसिंग कह सकते हैं या किसी डायसेक्राइड को नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। देन पॉलीसेक्राइड्स की टू मेजर क्लासेस, होमोपॉलीसेक्राइड्स जिनमें एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, दिस मोनोसेक्राइड्स में भी सिंपल शुगर और मॉडिफाइड शुगर, और इनको फर्दर हमने स्टोरेज और स्ट्रक्चरल कैटेगरी में क्लासिफाई किया। स्टोरेज के अंदर आपके पास स्टार्च आ सकता है, स्टार्च में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, और इसमें दो फॉर्म्स हैं, अमाइलोज जो कि वाटर सोलुबल है बिकॉज ये लीनियर चेन है, इसमें आपके पास किसी किस्म के जो ब्रांच पॉइंट्स है वो प्रेजेंट नहीं है, और अमाइलोपेक्टिन जहाँ पे 1,6 पोजीशन के ऊपर जाके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी वजह से टू डिफरेंट अमाइलोज चेन जो है वो इकट्ठे एक ब्रांच पॉइंट के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो अमाइलोज में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स की आइडेंटिटी। सिमिलरली अमाइलोपेक्टिन फॉर्मेशन जिसमें एक जो अमाइलोज है उसका फर्स्ट कार्बन and the second amylose, the sixth carbon, they will undergo condensation and produce an alpha 1,6 branch point. So amylose और amylopectin में डिफरेंशिएशन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में आइडेंटिटी, बॉन्ड्स, हर चीज जो है वो स्टार्च की तरह से है, लेकिन सिंपली यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ब्रांचिंग का डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दी प्लांट सेल्स जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो इनकी इस आइडेंटिटी की वजह से समटाइम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, बिकॉज एनिमल के अंदर जो स्टार्च है बिल्कुल उसी तरह से जो प्लांट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उसी तरह का ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेवलेंट है। सिमिलरली डेक्स्ट्रिन, इसके स्ट्रक्चर के अलावा बाकी जो इनमें बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स का आपको आइडिया हो। एंड देन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज जो कि सबसे पहला आप कह लें कि अबंडेंट स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल्स में प्रेजेंट है, और इसमें जो ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन में एंड दे आर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हिच इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द एनिमल सेल्स, जबकि सर्टेन जो रुमिनेंट एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोरस हैं, इनकी गट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, उनके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो कि सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, उनमें से ग्लूकोज रेसिड्यूज को रिलीज कर सकते हैं। सो सेलुलोज के बाद जो नेक्स्ट आपके पास अबंडेंट स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड है, दिस इज काइटिन व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ नॉट ग्लूकोज बट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोज। जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बिल्कुल सेलुलोज की तरह का ही है, सेलुलोज में भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, और इस केस में भी जो आपके पास बॉन्ड है दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो नेक्स्ट आपके पास जो है दीज आर दी हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। हेट्रोपोलीसेकेराइड्स में मैं ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस का आप लोगों को ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाऊंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस को अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स जैसे कि मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि ये वो पोलीसेकेराइड्स हैं जिसमें मल्टीपल मोनोसेकेराइड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये मोनोसेकेराइड्स आइडेंटिकल नहीं है, ये एक जैसे नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली जो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन हेट्रोपोलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस कहते हैं विच आर प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस का जहां पे भी आप लोगों के सामने जिक्र है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अबंडेंटली प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इनका क्या रोल है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज को पहले देख लेते हैं। लाइक आपके पास वी ऑल नो कि सेल्स जो हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली। सो अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स जो हैं, लाइक ये मैं आप लोगों के सामने अगर एक जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये वो सिमेट्री है या ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। सो एक सेल जो है वो दूसरे सेल को यहाँ पे
के करीब प्रेजेंट है, उसके साथ लिंक्ड है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ स्पेस भी प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम कहते हैं कि दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। यानी एक सेल से बाहर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, लाइक अगर आप टिश्यूज की बात करते हो तो टिश्यूज के अंदर जो मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, तो हर सेल से बाहर जो एक मटेरियल प्रेजेंट है, जो एक सॉल्युबल कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, इस कंपार्टमेंट को हम कहेंगे कि दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मल्टीपल सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सेल से निकलने वाली इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक जो है वो उसे सेंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इन सेल्स को एक खास पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रखते हैं। लाइक जो सेल्स हैं उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए या सेल्स को उनकी पोजीशन के ऊपर जो है वो प्रॉपर फिक्स करने के लिए देयर विल बी सर्टेन टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिनमें आपके पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स भी आ सकते हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में लाइक एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक करने के लिए या एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज मॉलिक्यूल्स आर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, जिनको हम ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस कहेंगे। सो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस जो है ये एनिमल सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कि वहाँ पे कम्युनिकेशन का या वहाँ पे जो है वो सिंपली सेल्स को सेल्स के दरमियान जो है वो सेल टू सेल एडहेजन का जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करते हैं। सो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस के अंदर आपके पास जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही तरह का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे डायसेक्राइड्स की रेपिटेशन को आप ऑब्जर्व करोगे। यानी एक मोनोसेक्राइड, उसके बाद सेकंड मोनोसेक्राइड, देन थर्ड मोनोसेक्राइड एंड सो ऑन। तो इस केस में आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो अल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट होंगे। और इनको हम ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे इन हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है, उनमें से एक मोनोसेक्राइड हमेशा अपनी एमिनेटेड फॉर्म में है। यानी उसमें किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर आप अमाइनो ग्रुप को ऑब्जर्व करोगे। तो ये 100% जो है वो करेक्ट नहीं है। समटाइम्स अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ भी रिप्लेस हो जाता है, बट मोस्टली ऐसे ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, उनकी ये प्रॉपर्टी है। यानी वो सारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें जो दो मोनोसेक्राइड्स हैं, उनमें से एक मोनोसेक्राइड हमेशा अपनी अमाइनो फॉर्म में प्रेजेंट होगी, अमाइनो शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। एंड सिमिलरली समटाइम्स आपके पास जो सेकंड मोनोसेक्राइड है उसमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एंड एसिडिक मोनोसेक्राइड। यानी यहाँ पे भी आपके पास सिंपल ग्लूकोज रेसिड्यूज प्रेजेंट नहीं होंगे, इन पॉलीसेक्राइड्स में भी आपके पास मॉडिफाइड शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वो मॉडिफाइड शुगर मॉलिक्यूल्स एसिडिक शुगर्स भी हो सकते हैं और अमाइनो शुगर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे पहले ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, विच इज हेलिडोनिक एसिड। तो इसे हम पेंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से ये डायसेक्राइड जो है ये रिपीट होगा। so, सो दिस इज द हेल्यूरोनिक एसिड जो कि एक ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन है। अब इन ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स को हम सब क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड जो इनमें प्रेजेंट है। लाइक अगर तो आपके पास ये दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है और इनमें ये खास किस्म का लिंकेज है, यानी ये कंजर्व पैटर्न अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो यू विल से कि ये खास किस्म का ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन है एंड द नेम ऑफ दिस ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन इज हेल्यूरॉन और हेल्यूरोनिक एसिड। तो सबसे पहले जैसे आपने डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में किया था, यहाँ पे भी आपने पहले मोनोसेक्राइड्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर कि आपका जो लेफ्ट साइड पे मोनोसेक्राइड है, दिस इज आप ग्लूकोज। और ग्लूकोज सिंपल ग्लूकोज नहीं है, बल्कि यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज ग्लूक्रोनिक एसिड। लाइक लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि समटाइम्स हमारी जो शुगर रेसिड्यूज हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। और अगर आपके पास 6 पोजीशन पे जो ग्रुप है, लाइक इस डायग्राम को हम यहाँ पे साथ लेके चले कि अगर आपकी जो ग्लूकोज है उसकी 6 पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसको आप एसिडिक शुगर ग्लूकोयूरोनेट
या फिर ग्लूक्रोनिक एसिड कहते हैं। तो इस केस में आपके पास ये जो मोनोसेक्राइड है जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, दिस इज नॉट अ ग्लूकोज बट दिस इज ग्लूकोयूरोनेट और ग्लूक्रोनिक एसिड, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बीटा कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप अपवर्ड है। तो सिंपली अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसके 6th पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच करा दोगे, इट मींस कि दिस इज एन एसिडिक शुगर। और ग्लूक्रोनिक एसिड इट मींस कि ये स्ट्रक्चर्स आपको आगे जो है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड या फिर ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस में भी हेल्प करेंगे। तो पहला हेल्यूरोनिक एसिड के केस में पहला मोनोसेक्राइड जो है, दिस इज नॉट ग्लूकोज बट दिस इज ग्लूक्रोनिक एसिड, बीटा डी ग्लूक्रोनिक एसिड। ओके, अब हम सेकंड मोनोसेक्राइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि सेकंड मोनोसेक्राइड कौन सा है। सेकंड मोनोसेक्राइड में यू कैन ऑब्जर्व कि आपके पास अगेन यहाँ पे ग्लूकोज रेजिड्यू प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज रेजिड्यू अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, बट इस केस में आपका जो ग्लूकोज है इसकी सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, और फिर उस अमाइनो ग्रुप में जो सेकंड हाइड्रोजन एटम है उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। इट मींस दिस इज नॉट अ ग्लूकोज बल्कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है। यानी हेल्यूरोनिक एसिड में आपके पास जो दो मोनोसेक्राइड हैं उसमें पहली मोनोसेक्राइड आपके पास है ग्लूकोरोनिक एसिड जो कि एक एसिडिक शुगर है। जैसे अभी मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया है कि इनको हम ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज दो में से एक मोनोसेक्राइड हमेशा अमाइनो शुगर होगी और एक मोनोसेक्राइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पे दिस वन इज द अमाइनो शुगर एंड दिस इज द एसिडिक शुगर। सो ग्लूक्रोनिक एसिड और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ग्लूकोज अमीन। सो इस केस में दोनों जो शुगर्स हैं ये अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है। सो यू कैन राइट हियर बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड बीटा डी ग्लूक्रोनिक एसिड। ओके, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक तरफ आपके पास बीटा डी ग्लूक्रोनिक एसिड है और दूसरी तरफ आपके पास बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है। नॉर्मली इनमें ये जो ग्रुप्स हैं दीज वन, अगर हम यहाँ पे अभी इस चीज को कंसीडर करेंगे इनके दरमियान किसी किस्म का बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इनिशियली ये दोनों ग्रुप्स जो है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट थे, यानी यहाँ पे ये OH प्रेजेंट था और सिमिलरली आपके पास जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे इस शुगर की, यहाँ पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट था। यानी ये मोनोसेक्राइड्स जो है ये इंडिविजुअली इस तरह से प्रेजेंट थे। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। लाइक ये आपके पास एक मोनोसेक्राइड है एंड दिस इज द सेकंड मोनोसेक्राइड। एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड, it will undergo the condensation reaction with the third carbon atom of the N-acetyl glucosamine. तो आपके पास जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दिस बॉन्ड इज बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि ग्लूक्रोनिक एसिड को लिंक कर रहा है विद द N-acetyl glucosamine। क्लियर? ये बॉन्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि ये हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हैं और हेट्रोपोलीसेक्राइड्स में जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं वो अल्टरनेटिव वे में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल के थ्रू ग्लूक्रोनिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसी तरह से जो ये रेक्टेंगुलर शेप है इसके थ्रू मैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स में आपके पास पहले ग्लूक्रोनिक एसिड आएगा, ग्लूक्रोनिक एसिड के बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, थर्ड पोजीशन पे अगेन आपके पास ग्लूक्रोनिक एसिड रिपीट होगा यहाँ पे, और फिर फोर्थ पोजीशन पे आपके पास जो है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन रिपीट होगा। इट मींस कि वी कैन सी हियर कि आपके पास जो है वो सिंपली एक मोनोसेक्राइड यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा बल्कि पूरे का पूरा डायसेक्राइड अपने आप को रिपीट कर रहा है। इन हेट्रोपोलीसेक्राइड्स के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक मोनोसेक्राइड नहीं है बल्कि ये रिपीटिंग यूनिट एक डायसेक्राइड है। सो जस्ट लाइक दिस दिस डायसेक्राइड जो कि यहाँ पे बन रहा है, अगर आपके पास ये ग्रुप रिपीट होगा तो ये जो ग्रुप है अगेन मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से लिखूं तो ये आपके पास एक डायसेक्राइड है, दिस इज द सेकंड डायसेक्राइड। इसमें भी ग्लूक्रोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है और यहाँ पे भी इनके दरमियान जो है वो ग्लूक्रोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। बट नाउ इस डायसेक्राइड ने इस डायसेक्राइड के साथ लिंक करना, इन डायसेक्राइड्स को लिंक करने के लिए जो बॉन्ड है इट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा दिस विल बी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का एनोमेरिक कार्बन
दिस कार्बन एटम, यहाँ पे नॉर्मली अगर आप कंसीडर करें कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो कि किसी भी किस्म के बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है, दिस वन। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन एटम है आपके पास ग्लूक्रोनिक एसिड का, दे विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन, और इन दोनों के दरमियान जब कंडेंसेशन होगी ये ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास जो है ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हो जाएगी। सो वी कैन सी कि आपके पास यहाँ पे पूरे का पूरा जो डायसेक्राइड है ये नेक्स्ट डायसेक्राइड के साथ लिंक्ड है। तो दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड डिफरेंट है और दो डायसेक्राइड्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड डिफरेंट है। तो डायसेक्राइड्स के दरमियान बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बच्चों इसके स्ट्रक्चर में अगर किसी को समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग पूछें। यस और अभी नो? तक नहीं। अभी तक नहीं हुई, क्लियर है ये? सही पे सो नेक्स्ट हम जो आपके पास रिमेनिंग ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फंक्शंस बुक में गिवन है, आप फंक्शंस हैं वो बुक से प्रिपेयर करोगे, वहाँ पे बताया हुआ है कि हेल्यूरोनिक एसिड का क्या फंक्शन है, कॉन्ड्राइटन सल्फेट का क्या फंक्शन है। नॉर्मली ये सेल टू सेल एडिशन या सेल टू सेल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन फंक्शंस आप लोगों ने बुक से जो है वो नोट करने हैं और उन्हें प्रिपेयर करना है। Second type of the glycosaminoglycan is chondroitin sulfate. Just like the hyaluronic acid, chondroitin sulfate के अंदर भी आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से जो है वो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है और ये किस तरह से लिंक्ड है। जस्ट लाइक द हेल्यूरोनिक एसिड को अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे chondroitin सल्फेट के स्ट्रक्चर के साथ, दिस इज द हेल्यूरोनिक एसिड और यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने लगी हूँ दिस इज कॉन्ड्राइटन सल्फेट, कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक मोनोसेक्राइड है वो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल है उसी मोनोसेक्राइड जैसा है जो कि आपने पीछे हेल्यूरोनिक एसिड के केस में पढ़ा। लाइक ये वाला जो यहाँ पे मोनोसेक्राइड है दिस इज ग्लूकोज, ये अगेन अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, इसकी 6th पोजीशन पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। इट मींस कि दो मोनोसेक्राइड्स में से जो एक मोनोसेक्राइड है अगेन ये मोनोसेक्राइड इज द बीटा डी ग्लूक्रोनिक एसिड। तो एक मोनोसेक्राइड आपके पास है बीटा डी ग्लूक्रोनिक एसिड। दूसरी तरफ अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज नॉट ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए आप 3 लेटर कोड यूज करते हो GLC, जबकि गैलेक्टोज के केस में आप जो 3 लेटर कोड यूज करते हो दिस इज GLA, गैलेक्टोज। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि आपका जो सेकंड मोनोसेक्राइड है इट इज नॉट अ ग्लूकोज, इट इज गैलेक्टोज। इस गैलेक्टोज की सेकंड कार्बन एटम के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, अमाइनो ग्रुप के साथ फर्दर आके एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा और सिमिलरली इसकी जो फोर्थ पोजीशन है इस फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक सल्फेट ग्रुप अटैच है। दैट्स व्हाई इस गैलेक्टोज को हम सिंपली गैलेक्टोज नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे कहेंगे दिस इज एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन 4 सल्फेट। इसके नोमेनक्लेचर पे बहुत ध्यान कीजिएगा, इसको जरा देख लीजिएगा, फोकस कीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे एक गैलेक्टोज रेसिड्यू प्रेजेंट है, लाइक ग्लूकोज की बजाय सिंपली यहाँ पे एक गैलेक्टोज प्रेजेंट है और उस गैलेक्टोज से एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन 4 सल्फेट बनता किस तरह से। तो इस पॉइंट को मैं पहले यहाँ आप लोगों के सामने क्लियर करूंगी कि गैलेक्टोज के केस में फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गैलेक्टोज, यहाँ पे मैं इन ग्रुप्स को पहले गैलेक्टोज में कन्वर्ट करूंगी और फिर इंशाल्लाह इसको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती हूँ। दिस वन नॉर्मल गैलेक्टोज के केस में यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दिस इसी तरह से चूंकि ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है तो यहाँ पे भी जो आपके पास ये वाला ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो अगेन यहाँ पे हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट द फर्स्ट कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम अभी चूंकि किसी किस्म के बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे भी मैं इस ग्रुप को हटा के इधर हाइड्रोक्साइल ग्रुप को मार्क कर दूंगी एट थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर
मेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इस फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर आता है, बिकॉज दे आर एपिमर एट कार्बन नंबर 4। सो गलैक्टोज के केस में आपके पास जो है वो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। नॉर्मली ग्लूकोज के केस में इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम डाउनवर्ड पोजीशन पे लिखते हैं, लेकिन गलैक्टोज और ग्लूकोज चूंकि कार्बन 4 एपिमर है, इट मीन्स कि इनके कार्बन 4 पे जो ग्रुप्स अटैच हैं ये चेंज हो जाएंगे जब आप ग्लूकोज को गलैक्टोज में कन्वर्ट करोगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गलैक्टोज। और इस गलैक्टोज की अगर सेकंड कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाए विद द अमाइनो ग्रुप, तो ये गलैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गलैक्टोज अमीन। यानी सबसे पहले आपका गलैक्टोज कन्वर्ट होगा इनटू गलैक्टोज अमीन। और इस कन्वर्जन के पीछे रीजन क्या होगी कि सेकंड पोजीशन के ऊपर जो नॉर्मली हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द अमाइनो ग्रुप। सो इन दिस केस यू हैव अ गलैक्टोज अमीन मॉलिक्यूल। समटाइम्स इस गलैक्टोज अमीन में जो अमाइनो ग्रुप के दो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द एसिटाइल ग्रुप। और अगर ऐसा होता है और यहाँ पे आके आपके पास एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, तो इस केस में आप इस एसिटाइल ग्रुप को कहोगे कि दिस इज एन एसिटाइल ग्रुप, बिकॉज ये यहाँ पे अमाइनो ग्रुप के साथ जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है ये उसके साथ लिंक करेगा। So this acetyl group will come and it will make a bond with the nitrogen atom. That's why यहाँ पे हम इस acetyl group को नेम करेंगे कि this is N acetyl, because ये acetyl group N या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, N acetyl and then galactosamine, because जो parent molecule था उसका नेम था galactosamine। समटाइम्स इट्स एन एसिटाइल गलैक्टोज की फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये हाइड्रोक्साइल रिप्लेस हो जाता है विद द सल्फेट ग्रुप, जैसे अभी आपने ऊपर ऑब्जर्व किया है इस केस। तो अगर यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये आपका एन एसिटाइल गलैक्टोज अमीन जो है ये सल्फेटेड है। और जिस पोजीशन पे सल्फर अटैच है आप इसके नेम के आगे उस पोजीशन को स्पेसिफाई कर दोगे कि दिस इज नॉट अ ग्लूकोज, this is not a galactose, this is not a galactosamine or N-acetyl galactosamine, but this is N-acetyl galactosamine 4 sulfate। सो कॉन्ड्राइटन सल्फेट के अंदर आपका एक मोनोसेक्राइड ग्लूक्रोनिक एसिड है जो कि बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, सेकेंड मोनोसेक्राइड आपका एन एसिटाइल गलैक्टोजामीन 4 सल्फेट है और ये भी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है। दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगेन जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि जो हेट्रोपोलिसेक्राइड्स हैं इसमें एक मोनोसेक्राइड रिपीट नहीं होता, बल्कि इस केस में आपके पास पूरे का पूरा डायसेक्राइड रिपीट होता है। तो ये कॉन्ड्राइटन सल्फेट का एक मोनोसेक्राइड एक डायसेक्राइड जब नेक्स्ट डायसेक्राइड के साथ लिंक करेगा तो इनके दरमियान जो डायसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंकेज है दिस विल बी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड between the anomeric carbon or the first carbon of N-acetyl galactosamine 4 sulfate and the fourth carbon atom of the glucuronic acid. So just like the hyaluronic acid आपके पास जो कॉन्ड्राइटन सल्फेट है उसमें भी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए यू कैन सिंपली कैलकुलेट कि आपके पास कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें किन किन पोजीशन के ऊपर बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली जो थर्ड टाइप का आपके पास जो है मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है यहाँ पे दिस इज केराटिन सल्फेट। एंड केराटिन सल्फेट के बाद जो नेक्स्ट है दिस इज हेपरिन। तो जल्दी से इन दो स्ट्रक्चर्स को कवर करते हैं कि केराटिन सल्फेट और हेपरिन के अंदर क्या डिफरेंस है या ये बाकी ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन से किस तरह से डिफरेंट है। तो जैसे कि आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि इन सारे के सारे ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन के अंदर बेसिकली इन मोनोसेक्राइड्स की आइडेंटिटी वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इनको हम सब क्लासिफाई करें। तो इस केस में आपके पास केराटिन सल्फेट में जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है दिस इज गलैक्टोज एन अनमोडिफाइड शुगर, जिसमें किसी किस्म की भी मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे गलैक्टोज अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। एंड द सेकंड मोनोसेक्राइड इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन 6 सल्फेट। अब यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बता रही कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन किस तरह से बन रहा है, बिकॉज अभी मैंने इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया। तो ये आपके पास सिंपली एक बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था जिसकी सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ, अमाइनो ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया और फिर सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिप्लेस हो गया विद दी सल्फेट। सो इस केस में आपके पास जो ग्लूकोज है लाइक ये ओरिजिनली अभी भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है लेकिन ये ग्लूकोज मॉडिफाइड है। और किस किस जगह पे मॉडिफिकेशन हुई है यू कैन सी हियर कि आपके पास सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है और सिक्स्थ पोजीशन पे एक सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है।
सो यू कैन सी कि आपके पास यू कैन से हियर कि आपके पास केराटिन के अंदर जो दो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें पहला मोनोसेक्राइड इज द गैलेक्टोज और जो सेकंड मोनोसेक्राइड है इट इज बीटा डी एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमीन स्टार्ट होने 6 सल्फेट। जी बच्चे मैं बस उसी तरफ ही आ रही हूँ, मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ। 45 का टाइम है तो मैं बस 2 to 3 मिनट्स में इसे वाइंड अप करूँ। सो केराटिन सल्फेट के अंदर यू कैन सी कि आपके पास जो लिंकेज है वो डिफरेंट है। लाइक कॉन्ड्राइटन सल्फेट और हेल्यूरोनिक एसिड के केस में आपने देखा था कि जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं उन दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंकेज था वो बीटा 1,3 लिंकेज था। लेकिन केराटिन सल्फेट के अंदर मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है और जो दो डायसेक्राइड्स के दरमियान लिंकेज बनेगा, लाइक जब ये डायसेक्राइड नेक्स्ट डायसेक्राइड के साथ रिपीट होगा तो इनकी रेपिटेशन के बाद जो इन दो डायसेक्राइड्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा this bond will be beta 1,3 glycosidic bond. So इन linkages को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि मोनोसेक्राइड्स के दरमियान कौन सा लिंकेज है और जब ये पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे तो उस केस में इन डायसेक्राइड्स के दरमियान कौन सा लिंकेज जो है वो डेवलप होगा। द फाइनल टाइप आपका ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन इज हेपारिन, दिस वन। एंड हेयर यू कैन सी कि हेपारिन का जो स्ट्रक्चर है इसमें भी जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर significantly different from hyaluronic acid, from chondroitin sulfate, from keratin sulfate and other type of the glycosaminoglycan. So heparin के अंदर सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड की आइडेंटिटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से लिंकेजेस प्रेजेंट हैं। हेपारिन के केस में जो पहला आपके पास मोनोसेक्राइड है दिस इज आइडोयूरोनिक एसिड। आइडोयूरोनिक एसिड बेसिकली एक एपीमर है, ग्लूकोज का एक ऐसा एपीमर है जिसमें जो कार्बन नंबर 5 है इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। यहाँ पे आपके पास यू कैन सी कि जो आइडोयूरोनिक एसिड है ये ग्लूकोज से ही ड्राइव हुआ है। लाइक ये ग्लूकोज है जो नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। लेकिन इससे पहले आपने जो ग्लूकोज को ऑब्जर्व किया था, जो ग्लूक्रोनिक एसिड को ऑब्जर्व किया था, तो ये वाला ग्रुप नॉर्मली अपसाइड प्रेजेंट होता है। लेकिन आइडोयूरोनिक एसिड आपके पास जो है ये ऐसी एपीमेरिक फॉर्म है जिसमें कार्बन नंबर 5 का ये एपीमर है और इस केस में कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन इन्वर्ट हो जाएगी। तो इस केस में जो आपका पहला मोनोमर है दिस इज नॉट अ ग्लूकोज बट दिस इज अ कार्बन 5 एपीमर ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज आइडोयूरोनिक एसिड 2 सल्फेट। यानी इस आइडोयूरोनिक एसिड इस एसिडिक शुगर के सेकंड पोजीशन के ऊपर सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो सल्फर जो है ग्रुप, सल्फेट ग्रुप ये प्रेजेंट है। और सेकंड जो आपके पास मोनोसेक्राइड है दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेकिन ये ग्लूकोज हाईली सल्फेटेड है। लाइक इस ग्लूकोज का अगर मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा